हे हेलो वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद हम मेन वीडियो पे आते हैं। मेरा नाम योगी जोशी है और मैं अनअकैडमी पे आईटी जैम में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी ऐप पे जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे नाम को सर्च करके। अनअकैडमी पे मैं दो टाइप के क्लासेस लेता हूँ मेनली। सबसे पहले हम प्लस क्लासेस में लेता हूँ जहाँ पर मैं एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आईटी जैम का एग्जाम होने वाला है, जिस भी ईयर में आप देने वाले हो, उसके अलग अलग कोर्सेज जो हमारे लॉन्च होते हैं, मैं उन कोर्सेज में प्लस क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लासेस यूजुअली मॉर्निंग में होते हैं, 7:15 या 7 AM से मेरे लेक्चर स्टार्ट होते हैं और आप मेरे पास वहाँ मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आप जैसे जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हमारे जो फिजिकल की क्लासेस होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं जहाँ पर आप मुझसे चैट कर सकते हो, आप मुझसे आके अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइव लेक्चर के दौरान इंटरैक्ट कर सकते हो। अपना हाथ ऊपर उठा के, दर्जन हैंड रेज ऑप्शन वहाँ पे है, आप अपना हाथ ऊपर उठा के मुझसे ऑडियो पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस होते हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का, आईटी जैम कैटेगरी का, जिस भी बैच में आप एनरोल होना चाहते हो। और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको मेरी प्लस की जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में, जो कि फ्री हैं सबके लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग मेरे स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा, आइएगा, देखिएगा, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से वहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप मेरे साथ प्लस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। जो स्पेशल क्लासेस है वो भी मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएंगी। आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पेशल क्लासेस का पूरा आने वाली स्पेशल क्लासेस और इससे पहले जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं वो सब आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जब भी आप प्लस ज्वाइन करना चाहोगे, जब भी आप मेरे साथ प्लस कोर्स में आना चाहोगे, आपको वहाँ पे मैं कोड दे देता हूँ, जिस कोड को यूज करने के बाद उस समय जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा होगा वो डिस्काउंट ऑफर आपको मिल जाएगा। और वो कोड है मेरा नाम, दैट इज योगी सर। आप ये कोड यूज कर सकते हो। इस कोड को यूज करने के बाद आप किसी भी कैटेगरी में, आईटी जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, आईटी जेई हो या नीट हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप मेरा ये कोड या कूपन कोड अप्लाई करते हो, यूज करते हो, तो आपको वहाँ पे जो भी उस समय का डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए आते हैं मेन वीडियो पे। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था वो आप लोगों ने एक बार देख लिया होगा, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑल अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रीज एंड शेप, जहाँ पे हमने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन को देखा था। SP क्या होता है, SP2 क्या होता है, SP3 SD3 क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, किस हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पैर आता है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होता है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपको अलग अलग ज्योमेट्रीज पता चलती हैं, अलग अलग शेप्स पता चलते हैं, किस हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री और क्या शेप हो ना। अगर आपको इतना पता चल गया है तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है, दैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए, आईटी जेई से लेके नीट, आईटी जैम, CSIR नेट, गेट, एक कॉमन क्वेश्चन आपको कई बार देखने मिलेगा कि एक मॉलिक्यूल आपको दे देते हैं और आपसे कहेंगे बताओ इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा या इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को कई बार मैंने देखा कि इवन मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार गलत कर देते हैं या बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसे 30 मॉलिक्यूल्स लेके आया हूँ, ऐसे 30 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लेके आया हूँ। अभी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो CSIR नेट के पेपर में भी आ चुके हैं, गेट के पेपर में भी आ चुके हैं, आईटी जैम, CUET PG के पेपर में भी आपको कई बार देखने मिल जाते हैं। कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, कुछ रियली बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको ज्योमेट्री और शेप प्रेडिक्ट करना। अब यहाँ जो हम ट्रिक्स पढ़ेंगे ना, वो इतनी इजी ट्रिक्स हैं कि अगर आपको वो ट्रिक एक बार समझ में आ गई तो आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके सामने आ जाता है, आप उस मॉलिक्यूल का आसानी से ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन और शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जाके आपको वो वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम ये मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। अब ये समझाने के लिए मेरे पास एक चार्ट है, मैं आप चार्ट को दिखा देता हूँ, उस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको पता है कि हमारा जो ग्रुप 2, अब देखो जब भी हम कोवेलेंट बात की करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की जब भी हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो इसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं, ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे, 99% टाइम हम देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या शेप आता है, हम कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सेंट्रल एटम होगा, अब कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल लीजिए, ये जो 30 मॉलिक्यूल मैंने दिए, इसमें जो सेंट्रल एटम होगा, जो बॉन्ड बनाएगा बाकी सबके साथ, वो हम आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में ना दो कैटेगरी आती है। सबसे पहली आती है हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 में बैठे होते हैं, पीरियड नंबर 2 में जो लोग बैठे होते हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, सिंस ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2,
2p 1 से लेके 6 तक होगा, इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव d ऑर्बिटल, इनके पास सिर्फ p ऑर्बिटल होता है। आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से निकाल लीजिए, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की भी बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p4 होगा। नाउ सिंस इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग नहीं करवा सकते। जैसे कार्बन तो फिर भी करवा सकता है, देखो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कार्बन करवा सकता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p यहाँ पे 2p2 होता है। तो यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो क्या करा सकता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा सकता है। ठीक है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा देगा तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कार्बन के पास हो जाते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट ये अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 होता है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं मेरे लोन पे ये जो बॉन्डेड 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनका अनपेयरिंग नहीं करवा सकता। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग नहीं करवा सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। वेरेज अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग करवा सकता है और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है। और यही रीजन होता है कि अगर आप ध्यान से देखो कभी भी लिविंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो आप कार्बन के बाहर 4 सिंगल डॉट बनाते हो। 4 डॉट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन के बाहर आप सिर्फ 3 डॉट बनाते हो और आप एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। रीजन, उसके पास ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर नहीं कर सकता, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। सेम गोज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर आप p ऑर्बिटल में देखोगे 1 2 3 यहाँ पे 4 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अनपेयर्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जो होंगे वो लोन पेयर का काम करेंगे। ठीक है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग नहीं करवा सकता। ये पीरियड 2 की प्रॉब्लम है। बट जब आप यही चीज पीरियड नंबर 3 में देखते हो तो वहां पर अनपेयरिंग पॉसिबल है। ठीक है, पीरियड नंबर 3 और उससे नीचे, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं फॉस्फर का, तो फॉस्फर में ये पॉसिबल है क्योंकि अगर आप फॉस्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सेम आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 आता है। बट इसका 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है। यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, p में यहाँ पर 1 2 3 प्रेजेंट है। नाउ सिंस इसके पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा के यहाँ पर लेके जा सकता है। और अब मेरे पास देखिए कुल मिला के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फॉस्फर के केस में वो चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन को पैर रख सकता है, वो 3s के इलेक्ट्रॉन को पैर रख सकता है। अगर वो उसको पैर रखेगा तो वो नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर वो फॉस्फर चाहे तो अपने उस एक पैर्ड इलेक्ट्रॉन को जो कि 3s में प्रेजेंट है उसको अनपेयर कर सकता है। और अनपेयर करने के बाद उसके पास अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अनपेयर। तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसका अनपेयरिंग। सेम गोज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अनपेयरिंग नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर कर सकता है। सल्फर वैसे अगर ऑक्सीजन की तरह बिहेव करना चाहे तो अपने दोनों लोन पेयर को इंटैक्ट रख सकता है और यहाँ पे 2 बॉन्ड बना सकता है। और अगर वो चाहे तो किसी एक लोन पेयर को अनपेयर कर सकता है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और अगर वो चाहे तो दोनों लोन पेयर को अनपेयर कर सकता है और वो 6 बॉन्ड बना सकता है। यही रीजन है कि कुछ कंपाउंड्स में आप देखोगे सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है। तब हम ये सोचते हैं कि क्यों सल्फर कैसे 6 बॉन्ड बना सकता है, जबकि उसे तो बनाना सिर्फ 2 ही बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि जितने भी कार्बन फैमिली के लोग हैं, कार्बन फैमिली के लोग मोस्टली 4 बॉन्ड्स बनाना पसंद करते हैं, मोस्टली 4 बॉन्ड। लेकिन वो सिर्फ पीरियड 2 के लिए है। पीरियड 3 में अगर आप जाओगे या नीचे चले जाओगे तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो होगा वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 3 बॉन्ड्स बनाने पसंद करता है। लेकिन आप अगर पीरियड 3 से जाते हो, फॉस्फर से नीचे जाते हो, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, वो चाहे तो 3 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। सेम गोज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के नीचे वाले जो लोग होंगे वो 2 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपांड कर सकते हैं। अब ये समझ में अगर आपको आ जाता है तो आप मॉलिक्यूल्स को प्रेडिक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का प्रेडिक्शन करते हो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब ये अगर आपको समझ में आया तो अगला मेरा एक टॉपिक होता है कि हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। अब देखिए, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को लेते हो, जब भी आप कभी किसी भी मॉलिक्यूल को लेते हो, XYZ कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल, एक एटम लेता हूँ A, फॉर एग्जांपल ये एक A है, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसी के साथ, एक उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और के साथ, एक कहीं पे बनाया हुआ है सिंगल बॉन्ड और एक उसके पास बचा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि A के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 5 6 और 7।
इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को उसने डबल बॉन्ड बनाने में यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को उसने डबल बॉन्ड बनाने में, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में, और एक लोन पेयर अभी भी उसके पास इस तरीके से पड़ा हुआ। देखो जितना भी डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड जो होगा पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये भी एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, और ये वाला भी एक जो बॉन्ड होगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, कभी भी याद रखना जब कहीं पर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जब भी कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जब भी कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के जो 2 होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब अगर मुझे ये पता करना होगा कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मुझे उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना भी उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। आपकी अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो 4 ऑर्बिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ किताबों में स्टेरिक नंबर से भी जाना जाता है, तो उसका स्टेरिक नंबर क्या है। तो स्टेरिक नंबर आप निकालते कैसे हो, या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता कैसे करते हो, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो में भी आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं तो फॉर श्योर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं तो फॉर श्योर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये इसीलिए मैंने कहा ना, इससे पहले वाला वीडियो जरा ध्यान से देख लेना, वहाँ पे शेप एंड ज्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं 5, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब यही वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, फॉर श्योर फिक्स है, गारंटी है। इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे पास निकल के आते हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो 4 में एक और पॉसिबिलिटी DsP2, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था रेयर होती है, ये हमारे नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं दिखाते। फिर हमने पढ़ा था अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आती हैं तो फॉर श्योर हाइब्रिडाइजेशन ये वाली ही होगी। तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन ये पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो ही आप इस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे, ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी एटम को आप देखो, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसने कैसे बॉन्ड बनाए, फिर मुझे बताओ उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उसमें जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं पहले वो कैलकुलेट करो, और फिर मुझे बताओ उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मिलाकर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से बनते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही होते हैं। अगर आपको स्टेरिक नंबर मिल जाता है, मान लीजिए अगर आपका स्टेरिक नंबर निकल के आता है 2, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। स्टेरिक नंबर अगर आपका 4 निकल के आता है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, sd3 या dsp2। ये 3 में से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम sp3 को ही मान के चलते हैं। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन बहुत रेयर है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखने मिलता है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन अगर स्टेरिक नंबर निकल के आता है 5, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन अगर आपका स्टेरिक नंबर निकल के आता है 6, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3d2। ठीक है, और अगर आपका स्टेरिक नंबर निकल के आता है 7, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। अब ये हमको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। जैसे आप स्टेरिक नंबर निकालोगे, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप देखोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर देखोगे, किसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तो उसने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, उससे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, आपने अगर लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको ये समझाया था कि जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर। आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री क्या होगा। और जो शेप होता है ना, शेप किसी भी मॉलिक्यूल का, वो हम ओनली सिग्मा बॉन्ड को देख के निकालते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। आपके सिग्मा बॉन्ड्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं हम सिर्फ उनको देख के प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा ये पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा ये पॉइंट याद रखना है, और यहाँ पे जो मैंने आपको अलग अलग स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो ये लिस्ट बना के दे दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब एक एक करके मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे सबसे पहला मॉलिक्यूल मेरे पास आता है P1 PH2F3। अब देखो फॉर श्योर इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फर होगा, तो मैं सबसे पहले फॉस्फर बनाता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। मतलब इस फॉस्फर के साथ नॉर्मल अगर आप फॉस्फर को देखो तो नॉर्मल फॉस्फर के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो नॉर्मल फॉस्फर 3 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, एक उसके पास लोन पेयर होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बट सिंस हमने पढ़ा है फॉस्फर अगर चाहे तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ एक फ्लोरीन, ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन, नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर।
अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं इसके पास। तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड है। तो फॉस्फर के पास मेरे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है। मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लिखता हूँ प्लस मैं यहाँ पे लोन पेयर लिखता हूँ। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? स्टेरिक नंबर उसका 5 आ रहा है। अगर 5 स्टेरिक नंबर है इसका मतलब sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आती है, तो उसका जो ज्योमेट्री होगा ना, उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा। अगर ये आता है तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनार। और अगर ये आता है, इसमें भी 2 केसेस हैं। सिर्फ ये केस में, सिर्फ इस केस में आपको मिलता है स्क्वायर प्लेनार, और बाकी के ये जो 2 केसेस हैं sd3 और sp3, इसमें आपको मिलता है टेट्राहेड्रल। ये वाला अगर आपके पास होगा तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और ये वाला अगर होगा तो हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, जो ज्योमेट्री है हमारी, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर या पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब ये ज्योमेट्रीज हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उससे आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उसके बाद शेप क्या होगा। जैसे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी, वो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी? हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d5, ठीक है, sp3d मतलब 5 ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। पर क्या इसमें कहीं लोन पेयर है क्या? नहीं, लोन पेयर नहीं है। तो इसका जो शेप होगा, उसका शेप भी क्या होगा? वो शेप भी इसका सेम रहेगा। आई होप पहला मॉलिक्यूल समझ में आया। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास है SiO2। अब देखो, सबसे पहले तो सिलिकॉन को ड्रॉ करो, उसके बाद 2 ऑक्सीजन को मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, एट एनी कॉस्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। और मुझे ये भी पता है कि सिलिकॉन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो उसके 4 हैं, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, जिसमें से एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये पाई बॉन्ड हो गया, एक ये पाई बॉन्ड हो गया। तब मुझे बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसके पास? तो सिग्मा प्लस लोन पेयर हम लेते हैं ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हुए? हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, लोन पेयर एक भी नहीं। हम पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते, ये याद रखना। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही आते हैं। 2 का मतलब मेरे पास क्या हो गया? 2 का मतलब sp2 हो गया, ये sp होगा, आई थिंक सो sp होगा। तो इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, लोन पेयर है क्या कहीं पे? देखो, जब लोन पेयर आएगा तब आप शेप के बारे में सोचिएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहता है, ज्योमेट्री भी वही रहेगी और उसका शेप भी वही रहेगा, और दोनों क्या निकल के आएंगे? दोनों लीनियर निकल के आएंगे। मतलब हमने हमारा डायग्राम सही ड्रॉ किया। आई होप समझ में आया। आते हैं तीसरे मॉलिक्यूल पे, द थर्ड मॉलिक्यूल। तीसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेम कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज हो गए, कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचा, उसने अपने चारों के चारों बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लिए। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड। अब अगर आप इसमें देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर से निकालो, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, लोन पर कहीं मुझे दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे लोन पर नहीं दिख रहा, तो 0। अब फिर से अगेन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आ रही हैं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, नहीं sp हो जाएगा, sp2 नहीं होगा, sp होगा। इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी और इसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री और शेप, देखो जब तक लोन पेयर नहीं आता आप शेप के बारे में नहीं सोचोगे। तो ज्योमेट्री और शेप इसका क्या निकल के आएगा? इसका ज्योमेट्री और शेप लीनियर निकल के आएगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चौथा मॉलिक्यूल हमारे पास आता है SO3, सल्फर 3 बार ऑक्सीजन। देखो, सबसे पहली बात, सल्फर को सेंटर में ड्रॉ करो और 3 ऑक्सीजन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे पता है तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। सल्फर ऑक्सीजन की कंडीशन है कि वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। फिर से सेम फंडा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालो कितनी होंगी? तो मुझे लग रहा है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर लोन पेयर दिख रहा है क्या? मुझे कहीं पर भी लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा। कोई पेंडिंग इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुआ है? नहीं, तो लोन पेयर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 अगर आता है तो ये बनता है sp2। sp2 का मतलब क्या होगा? sp2 का लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप मैं G और S लिखता हूँ अभी, ठीक है, GOM लिख देता हूँ, GOM और SHAP, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप इसका सेम होगा, क्या होगा? ट्राइगोनल
प्लेनार, मतलब ये जो मेरा मॉलिक्यूल दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। एक प्लेन होगा, उस प्लेन में यहाँ पे सल्फर बैठा होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ बना होगा। इन द प्लेन होंगे सारे के सारे एटम्स, कोई भी एटम आउट ऑफ द प्लेन हमको नहीं देखने मिलेगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। फिर आते हैं पांचवें मॉलिक्यूल पे। पांचवा मॉलिक्यूल भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ। फिफ्थ मॉलिक्यूल है हमारे पास SO2। हाँ, अब देखो यहाँ चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी देखो, सल्फर है मेरे पास और मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब मुझे पता है 2 ऑक्सीजन होंगे तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। और सल्फर के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 यहाँ यूज हो गए। पांचवा और छठवा अभी यहाँ देखो पेंडिंग है। यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं था, यहाँ पर अब एक लोन पेयर है। पहली बात ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया आपका पाई बॉन्ड, ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। अब बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो मुझे यहाँ ना 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं प्लस मुझे एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, तो आंसर तब भी 3 ही आ रहा है। आंसर अभी भी 3 ही आ रहा है, ठीक है, आंसर अभी भी 3 आएगा। इसका मतलब अभी भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। लेकिन अब फर्क समझना जरा यहाँ पे। नाउ सिंस यहाँ पर लोन पेयर इन्वॉल्व है तो यहाँ का जो ज्योमेट्री होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 में क्या होगा आपको समझ में आया, प्लेनारी होगा। तो जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री आपका होगा ट्राइगोनल प्लेनार। लेकिन जो शेप आपका बनेगा वो शेप अलग बनेगा। रीजन बीइंग, अब सिंस ये ट्राइगोनल प्लेनार है, सेम स्ट्रक्चर उसके जैसा मैं ऊपर ही बना देता हूँ यहाँ पे ताकि बेटर वे आपको उस कंपैरिजन समझ में आए। ये इस तरीके से होगा, सल्फर वहीं पर है लेकिन अब एक उसमें लोन पेयर है। जहां एक डबल बॉन्ड था उसकी जगह अब एक लोन पेयर है। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp2 है। कोई ज्योमेट्री पूछेगा तो पूरा मॉलिक्यूल देखना पड़ता है, यहाँ पे ये बॉन्ड्स भी और ये भी। पर जब कोई पूछेगा शेप क्या है तो शेप देखते समय अब हम यहाँ लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मुझे जो शेप दिखाई दे रहा है वो बेंट शेप मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको बना के प्रीवियस वीडियो में दी थी, इसीलिए मैंने पहले वो वीडियो अपलोड किया, फिर अब मैं ये बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। क्विक, आप बहुत क्विकली बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो शेप ज्योमेट्री उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल नंबर 6 पे आते हैं। मॉलिक्यूल नंबर 6 हमारे पास है NH3। ये तो बहुत ही सिंपल है, NH3 नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होंगे तो 3 बॉन्ड यहाँ पर बन गए, यहाँ पर बन गए। एक इसके पास बचा है लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, मुझे 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और मुझे एक दिखाई दे रहा है लोन पेयर। इसका मतलब हो गया 4 का मतलब मेरे पास होता है sp3। और सिंस लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप अलग होगा, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और जो शेप इसका होगा वो शेप बताओ क्या हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से, ये नाइट्रोजन बैठा होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका ऊपर होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे। आप लोगों ने अगर इसका लिस्ट देखा होगा तो मैंने आपको ये लिस्ट भी बताया हुआ था। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको या तो पिरामिडल शेप भी कहते हैं, ये पिरामिड जैसा दिखता है, या ट्राइगोनल पिरामिड कह सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें से जो भी इसमें नाम लिखना चाहोगे। कुछ लोग इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, बट वो भी चलता है, बट ट्राइगोनल पिरामिडल विल बी फार बेटर, ठीक है। 7th मॉलिक्यूल जो मेरे पास निकल के आता है, 7th मॉलिक्यूल की लिस्ट में है मेरे पास, भूल जा भाई, 7th मॉलिक्यूल है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल H2O। सेम केस यहाँ पर जाएगा, मेरे पास ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, दो तरफ हाइड्रोजन बैठे होंगे और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। देखो 2 लोन पेयर है अब इसके पास, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 4 का मतलब हो गया sp3। अब सिंस लोन पेयर भी है तो ज्योमेट्री और शेप अलग आएगा। ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और जो शेप आपका बनेगा यहाँ पे, वो शेप आपका यहाँ पे बनेगा बेंट शेप। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ये ऑक्सीजन है, इसका एक लोन पेयर ऊपर होगा, इसमें एक लोन पेयर नीचे होगा, एक हाइड्रोजन ये डायरेक्शन में, एक हाइड्रोजन ये डायरेक्शन में, बेंट शेप बन गया। क्लियर है, ठीक है। 7th हो गया। आते हैं 8वें मॉलिक्यूल पर, 8th मॉलिक्यूल हमारे पास है SO4-2। अब देखो ये जो -2 चार्ज है ना, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस सिस्टम में। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो इसको रिप्रेजेंट। सल्फर है, ऑक्सीजन 4 बैठे हैं और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनके पास, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप किसको दोगे, सेंट्रल एटम को दे दो, क्या फर्क पड़ता है।
सेंट्रल एटम को दे दो। तो वैसे भी आप अगर सल्फर को देखो तो सल्फर के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप उसको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो। पहले तो एक काम करते हैं, इसका लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सल्फर को ड्रॉ कीजिए। अब मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, मैं चारों ऑक्सीजन को यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 और 4 ड्रॉ कर देता हूँ। देखो सल्फर के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 2 4 5 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं सल्फर के पास ये जो -2 है ना, -2, ये एक्स्ट्रा भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो वो -2 मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ये -2 का मतलब होता है एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी हम सल्फर को दे देते हैं, वो भी हम सल्फर को दे देते हैं। अब मुझे इतना पता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं होते तो ये चौथा ऑक्सीजन उसके पास आके अटैच नहीं कर पाता, क्योंकि फिर ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते तो वो 3 ही ऑक्सीजन को अटैच कर पाता, क्योंकि वो 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर कर पाता। तो थैंक्स टू दिस -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वो डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें से ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, और कहीं पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर अवेलेबल है हमारे पास। इसका मतलब मेरा स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो मेरा स्ट्रक्चर दिखेगा वो मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, सल्फर यहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे। मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा और जो इसका शेप होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज्योमेट्री और शेप सेम रहता है अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो ज्योमेट्री और शेप इसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री और शेप इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी वही होगी, शेप भी वही होगा। अब यहाँ पे मार्क कर लेना, सल्फर पे आपको -2 चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जो -2 है एक्स्ट्रा चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन वो सल्फर को हमने दे दिए। अब जरूरी नहीं हमेशा वो सल्फर को दोगे, आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी ऑक्सीजन को दे दो, -1 यहाँ दे दो, -1 यहाँ दे दो कोई एक, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड कम हो जाएगा, फिर यहाँ से अपना लोन पेयर खत्म हो जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो सेंट्रल एटम को देके चीजों को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 9th मॉलिक्यूल पे आते हैं। 9th मॉलिक्यूल हमारे पास है N3-1। अब देखो बेस्ट एग्जांपल मैं इसका यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम कैसे -1 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जो -2 चार्ज है वो किसको दे दिया, सेंट्रल सल्फर को दे दिया। अब यहाँ हम करते हैं 3 नाइट्रोजन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, लेट अस ड्रॉ 3 नाइट्रोजन। अब मुझे पता है हर नाइट्रोजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इतना भी पता है हर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाना पसंद करता है, हर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, यानी इन शॉर्ट हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी मैं लोन पेयर बना देता हूँ 1 2 3, यहाँ पर भी मैं लोन पेयर बना देता हूँ 1 2 3। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने पसंद है, इन शॉर्ट उसे कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये -1 चार्ज है ना, इस बार हम सेंट्रल एटम को नहीं देते, मान लेते हैं -1 चार्ज, ये जो -1 चार्ज है इस वाले नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मैंने उसको -1 दे दिया। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने -2 चार्ज किसको दे दिया था, सल्फर को दे दिया था। तो सल्फर के पास हमने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ड्रॉ कर दिया था। अब हम वो -1 चार्ज यहाँ नाइट्रोजन को दे देते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 ऑलरेडी थे, 6 हो गए। मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। ये नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, ये तीनों बॉन्ड, ये जो तीनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला, यहाँ के ये 3, यहाँ के 3, ये तीनों आपस में बना लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन के पास 5 थे, उसको और 3 मिल गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सेटिस्फाइड हो गया। इसके पास ऑलरेडी 5 थे, 3 2 5, उसको और 3 मिल गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इस नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ऑलरेडी थे, एक उसको मिल गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो इस नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा हुआ है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रखेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख देगा। देखो उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डॉट्स हैं नाइट्रोजन के। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं कर सकता नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा। डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, प्लीज इसको याद रखना, नोट याद रखना। जब भी कभी कोई नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी भी सामने वाली स्पीशीज के साथ, तो जो ये डेटिव बॉन्ड बनता है, ये जो डेटिव बॉन्ड बनेगा, ये डेटिव बॉन्ड भी एक तरीके का कौन सा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के 2 बचे हुए कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो हो गया सेटिस्फाइड, सारे नाइट्रोजन सेटिस्फाइड है। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास अगर आप ध्यान से देखो, एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, बट हमको हाइब्रिडाइजेशन किसकी चाहिए होती है, सेंट्रल एटम की, हमको सेंट्रल एटम की चाहिए। तो इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता करो कितने हो गए। तो मुझे दिख रहे हैं सर एक भी लोन पेयर बचा नहीं, जो बचा कुचा लोन पेयर था वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर मेरे पास नहीं बचा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, नहीं तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। मैंने क्या किया है, यहाँ नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड बना दिया, उसमें से एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों नाइट्रोजन सेटिस्फाइड हो गए। ये तीसरा नाइट्रोजन के पास -1 चार्ज मैंने दे दिया, ये जैसे मैंने इसको -1 चार्ज दे दिया, ये नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और चाहिए थे उसको। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इस नाइट्रोजन का, वो सिग्मा बॉन्ड बना के उसको सेटिस्फाइड कर देता है। तो अब ये भी सेटिस्फाई हो गया, वो भी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला भी सेटिस्फाइड है। तो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब जो ये मेरा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा। नाइट्रोजन यहाँ पर होगा, एक डेटिव बॉन्ड यहाँ बनाएगा वो नाइट्रोजन के पास जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, और ट्रिपल बॉन्ड जो बनेगा वो यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ बनेगा। सो दिस विल बी, अब इसमें लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और उसका शेप दोनों इस केस में क्या होंगे, ज्योमेट्री और शेप इस केस में क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल, ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखना। N3 इसको अजाइड कहते हैं, ठीक है, इसको अजाइड आयन कहते हैं, तो ये याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th मॉलिक्यूल पे आते हैं। 10th मॉलिक्यूल हमारे पास आता है I3+1, आयोडीन है, 3 टाइम्स है, +1 है। तो एक काम करते हैं, पहले तो तीनों आयोडीन्स को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब मुझे इतना पता है आयोडीन जो होता है ना, जो भी आयोडीन होता है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा। अब एक आयोडीन जो सेंट्रल है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजेंस के पास लास्ट में। आई होप आप लोगों ने ये स्टार्टिंग का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आपको पता होगा। हेलोजेंस के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6, ऑक्सीजन की पूरी फैमिली के पास, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन की पूरी फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस फर्क कहाँ होता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं कर सकते, और नीचे वाले जो होते हैं नाइट्रोजन के नीचे वाले वो अनपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन क्या करेंगे, अगर उनको बॉन्ड बनाना होगा तो लोन पेयर को एज इट इज वो डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में यूज करेंगे, एज इट इज डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ हो गए, 1 2 3, देखो 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 हो गए, पर +1 है ना, +1 है ना। तो एक काम करते हैं, +1 सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक्चुअली देखा जाए तो 2 2 4 5 6 और 7 होने चाहिए थे, आयोडीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हम इसको +1 कर देते हैं, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वहां से हटा देते हैं, तो उसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब मुझे बताओ उसने एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक सिग्मा यहाँ बनाया है, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, तो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए। तो सिग्मा, मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और मेरे पास 2 लोन पेयर है, यानी मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब मेरा जो शेप होगा वो क्या होगी, ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये sp3 हो जाएगा। तो आयोडीन को मैं यहाँ रखता हूँ जिसके ऊपर +1 चार्ज है, उसमें 2 लोन पेयर हैं, तो मैं दोनों लोन पेयर को, एक को प्लेन के ऊपर बना देता हूँ और एक को मैं प्लेन के नीचे बना देता हूँ, इस तरीके से ये लोन पेयर है। और उसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड आयोडीन का मैं यहाँ बना देता हूँ, एक सिग्मा बॉन्ड मैं आयोडीन का यहाँ बना देता हूँ, बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब दिक्कत क्या है, अगर कोई पूछे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री तो भैया बड़ी सिंपल सी है, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, इट विल बी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर कोई पूछे इसका शेप क्या है, तो शेप जब हम देखते हैं तो लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं, तो शेप इसका क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप, ये बेंट शेप की तरह दिखाई दे। समझ में आया, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल। देन मॉलिक्यूल नंबर 11 पे आ जाते हैं, 11वां मॉलिक्यूल हमारे पास है I3-1, I3-1। अब यहाँ पे +1 था, अब -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल आयोडीन को ले लो, यहाँ पे 3 आयोडीन को पहले आप ड्रॉ करो, एक आयोडीन यहाँ पर है, एक आयोडीन यहाँ पर है, एक आयोडीन यहाँ पर है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। अब नॉर्मली मेरे आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर सिंस -1 है, मैं -1 सेंट्रल एटम को दे देता हूँ, सेंट्रल एटम को -1 दे दिया, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड था, ये एक सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर ये एक लोन पेयर बन गया, ये एक लोन पेयर बन गया, ये एक लोन पेयर बन गया। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वहां पर वो लोन पेयर बन गया, वरना वो ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता, वो अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाता, बाकी 2 के पैर बन जाते। अब सेम फंडा हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, बताओ क्या होगा। आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता करनी पड़ेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है, मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी 3 लोन पेयर, मतलब कुल मिला के मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3
डी या DSP3। अब sp3d का जो शेप आता है और जो ज्योमेट्री आती है, सिंस लोन पेयर इन्वॉल्व है यहाँ पे, वो भी 3 लोन पेयर इन्वॉल्व हैं। पहला वाला आयोडीन यहाँ आएगा जिसके ऊपर आपने -1 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -1 चार्ज दिया हुआ है। एक आयोडीन के साथ वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे आयोडीन के साथ वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और बचे हुए 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब ये अगर कोई पूछे कल को कि इसका ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। पर अगर कल को कोई पूछेगा इसका शेप क्या है, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा मॉलिक्यूल जो है आयोडीन 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 एक लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। अब किसी को ये सवाल आया होगा कि हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से कैसे अरेंज कर दिया, तो यार इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो में मैंने आपको ये सारी ज्योमेट्रीज और ये सब दिखा रखा था। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर रखा है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ था कि अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। कौन सी पोजीशन कहते हैं? इक्वेटोरियल। और इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, और बाकी के जो 2 बॉन्ड बनेंगे वो ऊपर नीचे बनेंगे। ज्योमेट्री हमारे पास, शेप हमारे पास लीनियर होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। तो ये पहले वाला वीडियो भी देख लेना अच्छे से, इसमें मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ। आई होप यहाँ तक इस मॉलिक्यूल को मैं बहुत अच्छे से समझा पाया। ये हमारे पास 11 मॉलिक्यूल्स हमारे करके हो गए। आते हैं 12वें मॉलिक्यूल में। हमारा जो 12th मॉलिक्यूल होगा, कौन सा भैया 12th मॉलिक्यूल हमारा? कौन सा है 12th? XeOF5-1, XeO5-1, हमारे यही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। XeOF5-1। अब सेंट्रल एटम जेनॉन होगा, सेंट्रल एटम आपका जेनॉन होगा, जेनॉन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखो, एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और बाकी के बचे हुए 5 फ्लोरीन को 1 2 3 4 या ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ऑक्सीजन को यहाँ और 1 2 3 4 और 5 फ्लोरीन को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इतना मुझे पता है। चलो फ्लोरीन को यहाँ लेता हूँ और यहाँ ऑक्सीजन को रख लेता हूँ, ठीक है। 5 ऑक्सीजन हो गए, फ्लोरीन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, फॉर श्योर वो डबल बॉन्ड बनाता है। और हर फ्लोरीन जो बनाएगा वो कितने बॉन्ड बनाता है? वो सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से तो जेनॉन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। और एक 8वां इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 3 4 5 6 7, एक 8वां इलेक्ट्रॉन रह गया। 8वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, 2 डबल बॉन्ड बनाने में हो गए, एक यहाँ इधर इधर, 5 यहाँ पे चले गए, 2 यहाँ पे चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन चले गए। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया मेरे पास, बट -1 भी तो है, ये -1 भी तो है। ये जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, एक बचा हुआ है। तो जो -1 है वो हम जेनॉन पे दे देते हैं। तो जेनॉन पे हम -1 दे देंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जेनॉन के साथ ऐड हो जाएगा, और ये किसका काम करने लगेगा? फिर लोन पेयर का, ठीक है। तो जेनॉन पे कौन सा चार्ज दे देते हैं? -1 दे देते हैं। तो अब बताओ मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? तो अब मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, मुझे यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो मेरे पास 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, आई हैव गॉट 6 सिग्मा बॉन्ड, प्लस मेरे पास एक लोन पेयर है। 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। इसका मतलब मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, sp3d2, ये लास्ट में मैंने पढ़ाया था 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? जेनॉन यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक आएगा लोन पेयर जो हमारे पास है, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा फ्लोरीन के साथ, दूसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा फ्लोरीन के साथ, तीसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा फ्लोरीन के साथ, चौथा बॉन्ड यहाँ बनेगा फ्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड नीचे फ्लोरीन के साथ और एक डबल बॉन्ड ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, ये मेरे पास दिख रहे हैं प्लेन में, आई कैन फाइंड देम इन प्लेन, ठीक है। पेंटागन बन रहा है, दिस इज अ पेंटागन, और ऊपर और नीचे मेरे पास पिरामिड जैसा शेप आ रहा है। तो हम इसका, जब कोई मुझसे पूछेगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब ये भी मैंने सिखाया हुआ है, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे, लास्ट वीडियो में मैंने इसको भी डिस्कस किया था। कैन यू सी दिस? अच्छा, इसमें भी अगर मान लीजिए पेंटागोनल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम उसको ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इसको भी और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको एक काम करते हैं, लोन पेयर यहाँ से हटाते हैं,
यहाँ पर इस तरीके से एक लोन पेयर को हम ऊपर पोजीशन देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एक फ्लोरीन रख लेते हैं और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को नीचे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। दिस इज द करेक्ट ज्योमेट्री, ये करेक्ट शेप है। लोन पेयर हमेशा ऊपर जाएगा ताकि वो रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। अगर यहाँ बीच में बैठा रहेगा लोन पेयर तो रिपल्शन क्रिएट करेगा। VACPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर जो होता है कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर रिपल्शन कम करने की कोशिश करता है और अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ाता है। तो ज्योमेट्री तो ये हो गई। अब इसका शेप क्या हो जाएगा बताओ। अब अगर मेरे को शेप देखना है तो मैं लोन पेयर नहीं देखूंगा, तो मुझे दिख रहा है ये 5 लोगों का बेस बना हुआ है, ये 5 पेंटागन है और नीचे से सिर्फ एक ही पिरामिड बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेंटागोनल हो जाएगा, पेंटागोनल। बस बाई पिरामिडल नहीं होगा, नाम क्या आएगा, सिर्फ पिरामिडल। देखो याद रखो, शेप देखते समय हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो मुझे ये पेंटागन याद रखना। एक और चीज मैंने आपको बताई है, पिरामिड जो बनता है ये भी नोट करके रख लेना। पिरामिड वो किसी भी तरीके का हो सकता है नीचे 3 एटम बैठे हैं और ऊपर एक एटम हो। तो ये जो पिरामिड बनेगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। बेहतरीन एग्जांपल, ऊपर अगर एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। ऊपर अगर नाइट्रोजन बैठा है और नीचे अगर इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ऊपर इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये जो ज्योमेट्री दिख रही है ये। फिर हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल हो, ये स्क्वायर हो और ऊपर एक मॉलिक्यूल बैठा हो इस तरीके से, ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। फिर पेंटागोनल पेंटागोनल पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो सकता है, ये स्क्वायर बना हो, ऊपर एक हो नीचे एक हो, यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है और यहाँ पे एक पिरामिड नीचे की तरफ से बन जाता है। तो आपको देखना बेस और ऊपर का एक वर्टेक्स, वहां से हमारा पिरामिड जनरेट होता है। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है और सिर्फ ऊपर से पिरामिड है, तो इसका नाम ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब ये हो जाएगा स्क्वायर है पर पिरामिड ऊपर से भी है और नीचे से भी है, मतलब 4 एटम्स अगर यहाँ कॉर्नर में बैठे हो इस तरीके से, 4 एटम कॉर्नर में हो, एक एटम ऊपर बैठा हो, एक एटम यहाँ पे नीचे की तरफ बैठा हो इधर, तो ये देखो ये पिरामिड शेप, यहाँ पिरामिड शेप बनेगा। तो स्क्वायर होगा बट नाम में क्या आ जाएगा, बाय पिरामिडल। तो ऐसे याद रखना है। अब यहाँ देखो मुझे पेंटागन दिखाई दे रहा है, आई कैन सी ए पेंटागन ओवर हियर, कैन यू सी ए पेंटागन, यस आई कैन सी ए पेंटागन। पर पेंटागन में ऊपर लोन पेयर है जिसको हम कंसिडर नहीं करते शेप देखते समय, हम सिर्फ नीचे का ऑक्सीजन देखेंगे। तो पेंटागन है और नीचे से पिरामिड निकाला हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, पेंटागोनल पिरामिडल। अगर ज्योमेट्री देखनी है तो लोन पेयर भी देखना पड़ेगा, तो फिर पेंटागन है, ऊपर से भी पिरामिड है और नीचे से भी पिरामिड है, इसीलिए बाय पिरामिडल। समझ में आया। अब आते हैं 13th मॉलिक्यूल पे। 13th मॉलिक्यूल है ClF3। तो मेरे पास क्लोरीन होगा, मैं 3 फ्लोरीन्स को पहले ऐसे बना देता हूँ। ये मेरे पास 3 फ्लोरीन्स हैं इस तरीके से, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। अब मुझे बताओ क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के लास्ट में तो 7 होते हैं। तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 3 तो चले गए मेरे पास, 7 में से 3 चले गए, कितने बचे, तो 3 ही हो गया, 4 5 6 7, मेरे पास 4 और बच गए। ये जो 4 में से 2-2 की जोड़ी बन जाएगी और ये किसका काम करेंगे, लोन पेयर का। अब बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं मेरे पास, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस मेरे पास 2 लोन पेयर है। तो मेरे पास कुल मिला के कितना हो गया, मेरे पास कुल मिला के 5 हो गया। अगेन 5 वाला ज्योमेट्री तो हमने यहाँ पर भी देखा था। हमारे पास जब भी 5 आता है तो क्या होता है, sp3d होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इस केस में आपको ऐसे दिखेगा, ये आपका क्लोरीन सेंटर में बैठा हुआ है, 2 लोन पेयर है आपके पास, ठीक है। तो मैं दोनों लोन पेयर को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक लोन पेयर यहाँ पर गया, एक लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक फ्लोरीन ऊपर आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे नीचे आएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। हम पूरा मॉलिक्यूल देखते हैं, पर अगर कल को कोई पूछे इसका शेप क्या है, तो लोन पेयर को इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे मुझे टी शेप दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टी शेप कहते हैं। देखो कितना आसान है, आपको कुछ बेसिक रूल्स पता कर होना चाहिए कि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एटम मेरा क्लोरीन होगा, 3 फ्लोरीन क्लोरीन के साथ अटैच हैं, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। 14th मॉलिक्यूल पे आते हैं। जो हमारा 14th मॉलिक्यूल है वो है SO2-2, मतलब मेरा सल्फर सेंटर में होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब वो -2 भी तो है, तो सल्फर को ही दे देते हैं, -2 सल्फर को दे देते हैं, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बना देते हैं। तो एक लोन पेयर यहाँ बन गया, एक लोन पेयर यहाँ बन गया, एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं प्लस मेरे पास 2
लोन पेयर पड़े हुए हैं, मतलब कुल मिला के मेरे पास हो गया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल दिखेगा ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे सल्फर होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर बना देता हूँ, चलो लोन पेयर को ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे ये बेटर होगा बनाना। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से, और सल्फर को आपने क्या दे दिया, -2 दे दिया। समझ में आया? दिस इज आउट। तो अब मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री तो सर टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और इसका शेप क्या हो जाएगा, अब मुझे लोन पेयर को हटा के देखना है, तो शेप मुझे दिखेगा बेंट शेप, इट विल बी अ बेंट शेप मॉलिक्यूल। समझ में आया? सो यहाँ तक हमारे 14 मॉलिक्यूल हो गए। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं 15, ठीक है, क्योंकि हम 30 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं कुल मिला के, वी आर डूइंग 30 मॉलिक्यूल्स, तो 30 में से हम 15 तक पहुँच गए, ठीक है, 15 तक पहुँच गए। तो 15 तक का ये एक वीडियो होगा, दिस इज पार्ट 1, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर 16 से लेके 30 तक के नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, ताकि तब तक आपको टाइम मिले इन मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने का। नहीं होगा तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट मॉलिक्यूल लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, दैट इज ClO2। तो 14 हो गया, 15th लेते हैं, 15th विल बी ClO2। तो देखो क्लोरीन सेंटर में आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के लास्ट में तो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 3, 4, 5, 6 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये एक्स्ट्रा बच गया, ना तो ये लोन पेयर है ना तो ये कुछ है, तो इसको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ये किसी चीज का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो लोन पेयर मेरे पास सिर्फ एक बचा, क्योंकि 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, एक लोन पेयर हो गया, एक खाली बच गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, वो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मेरे पास 3 हो गया, 3 का मतलब मेरे पास क्या आएगा, sp2। मतलब ये जो मेरा मॉलिक्यूल होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ये मेरे पास एक क्लोरीन होगा, सेंट्रल क्लोरीन, उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, बन गया। तो एक लोन पेयर आ गया और 2 डबल। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा अनहाइब्रिड रहता है। क्या रहेगा, अनहाइब्रिड। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये क्लोरीन के साथ खड़ा रहेगा और इस तरीके से परपेंडिकुलर खड़ा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन की तरह इस फॉर्म में खड़ा रहेगा। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ये अकेला वहां पे खड़ा रहेगा, अनहाइब्रिड रहेगा ये। दिस विल बी योर अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन, वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब अगर कोई पूछे ज्योमेट्री क्या है, तो भैया ज्योमेट्री तो मेरी ये मॉलिक्यूल अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं लेते, हम सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लेते हैं। तो ज्योमेट्री तो मेरी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनार, क्योंकि प्लेन में है। और अगर कोई पूछे शेप क्या है, तो शेप में भी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को लेंगे, लोन पेयर को और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे तो मुझे ये बेंट शेप दिखाई दे रही है, या इसको वी शेप कह सकते हो, या आप इसको बेंट शेप कह सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहो, वी शेप का हो, एंगुलर का हो, बेंट शेप का हो, तीसरा एक और नाम होता है इसका एंगुलर। आई होप समझ में आया। सो दिस इज हाउ इट इज डन। यहाँ तक हमने 15 मॉलिक्यूल्स को कवर किया। ये पार्ट 1 है, जहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्री और शेप निकाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं। पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उसमें हम 16 से लेकर 30 तक के बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको कवर करने का, वरना वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाता है और फिर बच्चे जो हैं वो देखते नहीं है। तो दिस इज पार्ट 1, यहाँ पर हमने पार्ट 1 में पढ़ा, और इसके आगे जो आएगा दैट विल बी इन योर पार्ट 2, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।